यदि आप टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर, सहायक अध्यापक अल्टी, नवोदय विद्यालय या केंद्र विद्यालय, सी टेट या यू टेट, इसके अतिरिक्त एनटीए, नेट या स्लेट, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग से संबंधित 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आपको मेरी एडवाइस है कि इस वीडियो को बिना रुके लास्ट तक देखें, ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप राधा कृष्णन आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न को कभी गलत कर ही ना सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। जरा सा जान लेते हैं राधा कृष्णन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके जन्मदिन को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था: चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वेंकट रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। यह मूल तो एक शिक्षक थे और एक राजनेता भी थे। अब हम इस आयोग से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम कुल 38 प्रश्न हल करेंगे और सारे के सारे प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और ये प्रश्न आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। आप वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को नोट भी कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। तो पूछा गया है सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति कब की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, तो 4 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति की थी। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहां पर पूछा गया है, स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग निम्न में से कौन सा था? भारत में आज़ादी से पहले भी कई शिक्षा आयोग बने हैं, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत गठित होने वाला प्रथम शिक्षा आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग, जिसे कहते हैं। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न आगे आने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न को पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष निम्न में से थे? कौन थे इस आयोग के अध्यक्ष? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर पूछा गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सचिव निम्न में से कौन थे? यहां पर सचिव पूछा गया है यानी सेक्रेटरी। तो कौन थे सचिव इस आयोग के? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। श्री निर्मल कुमार सिद्धांत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग के सचिव थे। आप इसे नोट कर लीजिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। आगे जानेंगे हम कितने सदस्य थे, उन सबके नाम भी जानेंगे। सारे फैक्ट्स इस वीडियो में डाले गए हैं। बारीक से बारीक तरीके से ये वीडियो तैयार की गई है कई पुस्तकों का सहारा लेकर। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को जाना जाता है यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, राधा कृष्णन आयोग। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे। ये बशर्ते कॉमन प्रश्न है, लेकिन कई बार हम इसे गलत कर लेते हैं। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर क्या पूछा गया है आप ध्यान से देखिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य था, इसका मकसद क्या था। आप स्वयं भी वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि आप कितने सही जवाब दे पा रहे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, देश की तात्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण और विस्तार हेतु सुझाव देना। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। तो ये दोनों उद्देश्य थे, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बारीक से बारीक तैयारी करने की जरूरत होती है यदि आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, यानी अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कब प्रस्तुत किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 25 अगस्त 1949 को। तो 25 अगस्त 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखें और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाकी आपसे हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक लाइक आपसे मांगते हैं, एक कमेंट मांगते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा संगठन के कितने स्तर निर्धारित किए। क्या पूछा गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा संगठन के कितने स्तर निर्धारित किए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तो उच्च शिक्षा संगठन के 3 स्तर निर्धारित किए थे। मैं आपको उनके नाम भी यहां पर बता देता हूं। यह आप देख पा रहे होंगे, यहां पर उच्च शिक्षा के 3 स्तर बताए। पहला स्नातक स्तर जिसे 3 वर्ष का बताया, दूसरा स्नातकोत्तर जिसे पीजी कहते हैं, यूजी 3 वर्ष का, पीजी 2 वर्ष का, और अनुसंधान या शोध कार्य यानी रिसर्च वर्क 2 वर्ष का, न्यूनतम 2 वर्ष और इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो कुल इन्होंने 7 वर्ष का समय यहाँ पर दिया था, 3 और 2 5 और 2 7। तो उच्च शिक्षा संगठन में इन्होंने 3 स्तर बताए थे, ये आप ध्यान में रख लीजिए। आप नोट भी कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया। तो इस आयोग ने हायर एजुकेशन को कितने वर्गों में, कितनी श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव भारत सरकार को दिया था। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3। तो 3 श्रेणियों में यानी 3 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया था इस आयोग ने उच्च शिक्षा को। यहाँ पर तीनों वर्गों के नाम मैंने लिखे हैं, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और व्यावसायिक व तकनीकी। तो आर्ट, साइंस और प्रोफेशनल आप इसे मान सकते हैं। तो व्यावसायिक और तकनीकी एक माना, एक कला और एक विज्ञान। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप समझ चुके होंगे। इस वीडियो में काफ़ी फैक्ट्स हैं, ध्यान से वीडियो को देखिए और इस प्रकार अपनी प्रिपरेशन को इतनी मजबूत करिए कि आप कहीं से हार ना मान सकें। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किस आयोग ने दिया। तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसने ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने, ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव भारत सरकार को दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राधा कृष्णन आयोग। तो इस आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था भारत सरकार को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अभी 28 प्रश्न और हम हल करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्र बनाए रखें और नोट करिए जो आपको नहीं आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। यानी कौन सा ऐसा आयोग था जिसने प्रत्येक यूनिवर्सिटीज में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था। प्रश्न का सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नोट करिए प्रश्नों को, या आप वीडियो को पॉज करके खुद भी लिख सकते हैं। अपने फ़ोन से इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ताकि आप इस प्रकार के प्रश्न को कभी गलत ना करें। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप खुद भी जवाब दे सकते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था? तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसने यूनिवर्सिटी व महाविद्यालयों में यानी डिग्री कॉलेज में एनसीसी की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इस आयोग ने छात्रों में देश भावना के प्रति जागरूकता लाने के लिए महाविद्यालयों विश्वविद्यालय में एनसीसी की व्यवस्था करने का सुझाव भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं इन प्रश्नों को। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका एक लाइक तो बनता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघों की स्थापना का सुझाव दिया? जो छात्र संघ चुनाव होते हैं विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में, इसका सुझाव किस आयोग ने दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ध्यान से प्रश्न देखो, यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अतिरिक्त भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी लिखा है। ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में बना था, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नहीं है। क्योंकि भारत अब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसलिए हम डायरेक्ट विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लिखेंगे। लेकिन उस समय भारत विदेशी सत्ता के अधीन था, तो उस समय भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसी भी एक्ट के आगे भारतीय लिखा रहता था, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, इस प्रकार से लिखा रहता था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इसमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है, निम्न में से किसने छात्रों को प्रशासन कार्य में प्रशिक्षित करने हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था? तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड बनाने का सुझाव किसने दिया था? छात्रों को प्रशासन कार्य में प्रशिक्षित करने हेतु। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। ठीक है, समझ चुके होंगे आप, इसे नोट भी कर सके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में ये पूछ रहा है, एक कोटेशन है, वक्तव्य है, यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय का सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय परीक्षा होगा। तो यह किस आयोग का वक्तव्य है, किसका विचार था या किसका कथन था कि यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय का सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय एग्जाम होगा यानी परीक्षा होगा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो ये कोटेशन भी, ये वक्तव्य कभी पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखिए। प्रश्न कभी ना कभी अवश्य काम आएगा, चाहे इस बार आए या किसी और के काम भी ये प्रश्न आ सकता है। ध्यान से देखिए, यूजीसी नेट, केबीएस, एनबीएस, यूटेट, सीटेट, इनमें ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षा सुधार के लिए एक पूर्णकालिक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया? तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसने प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षा सुधार के लिए एक पूर्णकालिक परिषद की स्थापना का सुझाव या सिफारिश भारत सरकार को दी थी? प्रश्न का सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। समझ चुके होंगे आप प्रश्न को। ध्यान से देखिए, आप इसे लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले सकें। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 70% पर प्रथम, 55% पर द्वितीय, 40% पर तृतीय श्रेणी निर्धारित करने का सुझाव दिया था? वर्तमान में आप जानते हैं 60% पर फर्स्ट डिवीजन, 45 पर सेकेंड और 33 पर थर्ड डिवीजन का प्रावधान है। ये श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। लेकिन कौन सा ऐसा आयोग था जिसने 70% पर प्रथम, 55 पर द्वितीय और 40% पर तृतीय श्रेणी निर्धारित करने का सुझाव भारत सरकार को सौंपा था? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये इस आयोग की रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी भारत सरकार को श्रेणियों का निर्धारण करने के संदर्भ में। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया आप देख लीजिए। निम्न में से किसने कृपांक यानी ग्रेस मार्क्स देने की प्रणाली समाप्त करने का सुझाव दिया था? जो हमें ग्रेस मिलता है, कृपांक मिलता है, उसे समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था इनमें से? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था कि जो कृपांक या ग्रेस देने की प्रणाली है इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा या इसे आप मातृभाषा भी कह सकते हैं होने का सुझाव दिया था? तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसने हायर एजुकेशन का जो माध्यम होगा वह अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा होने का सुझाव दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्न कई बार जो बड़े एग्जाम होते हैं नेट लेवल के या यूसेट लेवल के, वहाँ पर कूट बन के ये प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने विश्वविद्यालय व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के कार्य दिवस 180 दिन परीक्षा को छोड़कर निश्चित करने का सुझाव दिया? तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसने विश्वविद्यालय व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के वर्क डेज 180 दिन निश्चित करने का सुझाव दिया, जिसमें परीक्षा का समय छोड़कर, यानी जब एग्जाम होंगे वो समय उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इस आयोग ने कहा था कि जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें 180 दिन यानी 6 महीने विद्यालय खुलना चाहिए, कार्य दिवस निश्चित होने चाहिए, जिसमें परीक्षा का टाइम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी प्रश्न, कई प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रश्न यहाँ पर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों को कितने श्रेणी में विभक्त करने का सुझाव दिया? इन टीचर्स को कितने कैटेगरी में, कितने श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 4। कई जगह 5 भी लिखा है लेकिन अधिकांश पुस्तकों में 4 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 4 ही है। मैं उन 4 को यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी श्रेणियाँ शिक्षकों के लिए निर्धारित की गई थी इस आयोग के द्वारा। यहाँ पर आप देख लीजिए 4 स्तर थे। सबसे बड़े प्रोफेसर, उसके बाद पाठक जिसे रीडर कहेंगे, फिर व्याख्याता यानी लेक्चरर, फिर ट्रेनर यानी प्रशिक्षक। तो ये 4 श्रेणियां निर्धारित की थी टीचर्स के लिए। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किसने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा को यानी एजुकेशन को राज्य सूची से समवर्ती सूची अर्थात कंकरेंट लिस्ट में रखने का सुझाव भारत सरकार को सौंपा था? मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन किस आयोग ने इसे समवर्ती सूची अर्थात कंकरेंट लिस्ट में रखने का सुझाव दिया था? प्रश्न का सही उत्तर आप समझ चुके होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी राधा कृष्णन आयोग ही पढ़ रहे हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये प्रश्न तो पूछा भी गया है कई बार, इसलिए आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? जिस पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित यानी सम्मिलित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उस समय हमारे देश में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और 42वां संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी लघु संविधान भी कहते हैं। इस संविधान संशोधन को इंदिरा का संविधान भी कहते हैं क्योंकि इस संविधान संशोधन में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को बदला गया था, फेरबदल किया गया था भारतीय संविधान में, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 42वें संविधान संशोधन को पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूजीसी, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, की स्थापना की गई? तो किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई? किसका सुझाव था, किसकी संस्तुति थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग। इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना का सुझाव भारत सरकार को सौंपा था। समझ चुके होंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें एनर्जी देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। आपसे सिर्फ हम लाइक मांगते हैं, एक कमेंट मांगते हैं। अगला प्रश्न, ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई? ये सारे राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के बाद की गई हैं। तो ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए, आपको ये प्रश्न अवश्य आता होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिससे शॉर्ट में एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम कहते हैं, का प्रारंभ कब से हुआ? तो राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ कब से हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 सितंबर 1969, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 24 सितंबर 1969। तो एनएसएस एनसीसी स्काउट आपकी रही होगी। तो ये प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये हमारे टीचिंग से मैच करता है। और यदि एनएसएस के ध्येय वाक्य यानी मोटो की बात करें तो इसका मोटो है नॉट मी बट यू, ठीक है, नॉट मी बट यू। समझ गया आप, मैं नहीं आप कहेंगे इसको हिंदी में। तो ये इसका ध्येय वाक्य है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, इसकी भी रिकमेंडेशन की थी राधा कृष्णन आयोग ने। तो ये प्रश्न बन सकता है। पूछा क्या गया है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे शॉर्ट में एनसीसी कहते हैं, की शुरुआत कब से हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 16 जुलाई 1948 को। तो 16 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की शुरुआत हुई और बाद में इसको शिक्षा में रखा गया। राधा कृष्णन आयोग ने भी इसके संदर्भ में सुझाव दिए, ठीक है। तो वर्तमान में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी होती है, जिससे देश भावना जागृत होती है स्टूडेंट्स के अंदर। और एनसीसी का जो ध्येय वाक्य है वो मैंने यहाँ पर दिया है, एकता और अनुशासन। तो इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, अर्थात एकता और अनुशासन। आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न, शिक्षा केंद्र और इसके घटक का उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह किसने कहा? क्या कहा? शिक्षा केंद्र और इसके घटक का उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह किसने कहा? जो केंद्र सरकार है उसका घटक और उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी समवर्ती सूची में डालने का प्रावधान किया गया था इस आयोग के द्वारा शिक्षा को। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर केंद्र सरकार कानून बनाए और राज्य उसको इम्प्लीमेंट करे, लागू करे अपने हिसाब से। तो शिक्षा केंद्र और इसके घटक का उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह कहा था राधा कृष्णन आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे समझ चुके होंगे। इस प्रकार के कोटेशन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ से बाहर से कोई प्रश्न बने। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और अपनी जो भी टेंशन इस आयोग से संबंधित है उसे खत्म कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षण कार्य 1 सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए का सुझाव दिया था? तो कौन सा ऐसा आयोग या समिति या कमेटी थी जिसने 1 सप्ताह में टीचिंग कार्य यानी शिक्षण कार्य 18 घंटे से अधिक नहीं होने का सुझाव भारत सरकार को दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है राधा कृष्णन आयोग ने। तो राधा कृष्णन आयोग यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद में एक शिक्षक थे। इन्होंने कहा था कि जो शिक्षण कार्य है यानी टीचिंग वर्क है वह 1 सप्ताह में केवल 18 घंटे होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर, क्योंकि इस आयोग ने केवल विश्वविद्यालय शिक्षा को टारगेट किया। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के उत्थान और उसके लिए सुझाव देने हेतु गठित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से है? ऐसा भी प्रश्न बनता है
कि निम्न में से कौन सा ऐसा आयोग है जिसका संबंध उच्च शिक्षा से है, हायर एजुकेशन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कई बार वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नहीं लिखेगा, राधा कृष्णन आयोग भी नहीं लिखेगा, और इस प्रकार से लिख सकता है किसका संबंध उच्च शिक्षा से है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो प्रश्न की भाषा, उसकी शब्दावली को समझना जरूरी है कि वास्तव में पूछ क्या रहा है। अभी 8 प्रश्न और हम हल करेंगे ध्यान से, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अभी इसके सदस्यों के नाम मैं बताऊंगा आपको आने वाले प्रश्न के अंतर्गत, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर पूछा गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में कब आया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अस्तित्व में कब आया। इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 दिसंबर 1953, 28 दिसंबर 1953 को ये केवल अस्तित्व में आया। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन हुआ। औपचारिक उद्घाटन मान सकते हो, पूर्ण तो स्थापना आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आया। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28 दिसंबर 1953। आगे और इसके बारे में हम पूरा जिक्र करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में। यहाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए आप, क्योंकि कन्फ्यूजन है दोनों प्रश्न में। संसद द्वारा अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया। अर्थात हमारे संसद द्वारा एक एक्ट पारित करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ऑटोनोमस दर्जा कब दिया गया। स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस, जिससे अपने कार्य, अपनी नीतियां बनाने का अधिकार खुद हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1956। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट बना था 1956 में, और यदि अस्तित्व की बात करें तो औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को हो गया था। उस समय भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, लेकिन 1956 में यूजीसी एक्ट बना और इससे एक ऑटोनोमस दर्जा दिया गया, अर्थात स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। तो आप इन दोनों प्रश्नों में कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इसे कभी गलत ना कर सकें। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को समझिए। यहाँ पूछ रहा है निम्न में से किसने विश्वविद्यालय में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होने का सुझाव दिया। नहीं होने का सुझाव दिया। प्रश्न का सही उत्तर है राधा कृष्णन आयोग। इस आयोग ने कहा था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी विश्वविद्यालय हैं उसमें अधिक से अधिक 3000 छात्र होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। और उनसे संबंधित जो महाविद्यालय हैं यानी डिग्री कॉलेज हैं उनमें 1500 अर्थात 1500 होने चाहिए मैक्सिमम, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं 20,000 30,000 से भी अधिक स्टूडेंट महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। तो यह इस आयोग का एक सुझाव था, एक रिकमेंडेशन थी भारत सरकार को। आप इसे समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इस प्रश्न को जरा ध्यान दीजिए। पूछ रहा है निम्न में से किस आयोग ने शिक्षक की सेवा अवकाश की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का सुझाव दिया था। तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसने सेवानिवृत्ति यानी शिक्षक की सेवा अवकाश की आयु 60 वर्ष से 64 वर्ष करने का सुझाव दिया था। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राधा कृष्णन आयोग, या जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। इसने 60 की जगह 64 का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में हर राज्य में यह थोड़ा सा अलग अलग है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 60 वर्ष है। ठीक है, आप इसे समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इन प्रश्नों को यहाँ क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में पूछ रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे। जिस प्रश्न की मैं जिक्र कर रहा था पहले कि कितने मेंबर थे, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 10। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग में 10 सदस्य थे। इन 10 सदस्यों के नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर ताराचंद ये मेंबर थे। डॉक्टर जेम्स एफ डफ
डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि बाद में राष्ट्रपति बने, डॉक्टर आर्थर ई मोर्गन, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियार जिनकी अध्यक्षता में बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, मुदलियार आयोग, डॉक्टर मेघनाथ साहा यह इसके मेंबर थे, डॉक्टर कर्म नारायण, डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांत यह इसके सचिव थे। ध्यान में रखना, राधा कृष्णन इसके अध्यक्ष, निर्मल कुमार सिद्धांत इसके सचिव थे, और लास्ट इसमें थे डॉक्टर जॉन जे टीजर्ट। तो ये 10 मेंबर थे, आप काउंट कर लीजिए, 10 सदस्य हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर क्या पूछा गया, जरा प्रश्न की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। पूछ रहा है निम्न में से किसने सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ किया जाने का सुझाव दिया, यानी इवनिंग क्लास शुरू करने का सुझाव किसने दिया था सायंकालीन कक्षाओं का। उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। तो वर्तमान में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटीज़ या कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस चलाते हैं। तो राधा कृष्ण आयोग ने कहा था कि जो जॉब वाले लोग होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता दिन में, यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सायंकालीन यानी इवनिंग कक्षाओं का शुभारंभ किया जाना चाहिए, शुरुआत की जानी चाहिए। तो यह रिकमेंडेशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की थी, आप इसे समझ लीजिए। आज के 2 प्रश्न हैं, आखिरी प्रश्न हैं, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं बनाए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ऐसे ही नोट कर सकते हैं। पूछा गया है IUBE का पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आप इसे नोट कर लीजिए। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद। ठीक है, कई बार इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है CABE का पूर्ण रूप है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान दीजिए। इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो मुझे लगता है IUBE और CABE दोनों का पूर्ण रूप आप समझ चुके होंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो इस वीडियो में आज हमने कुल 29 प्रश्न हल किए हैं और पूरे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधा कृष्ण आयोग के बारे में बारीक से बारीक करके प्रश्नों का कलेक्शन किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप मुझे बताएं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे और इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे। इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए यदि आपने वीडियो पूरी देखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।